अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं दान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि बिजनेस मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्लाइटली डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्योंकि इसकी डिटेल व्हाट इज़ अ बिजनेस मॉडल उसका लिंक मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। और बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है और उसके जो 9 कंपोनेंट्स हैं उसकी वीडियो के भी डिटेल जो है जो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं इस की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्रीफली अगर बताएं तो बिजनेस मॉडल क्या है, यह आपके एक ब्लूप्रिंट देता है अपने बिजनेस का कि बिजनेस की सेट ऑफ एक्टिविटीज़ किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, और बिजनेस मॉडल के अंदर अगर ब्रीफली हम देखें तो दो चीज़ें ज़्यादा मेनली हैं कि अगर है कि इट्स अ डायग्राम है जिसके अंदर आप ड्रॉ कर लेते हैं आपके बिजनेस की सेट ऑफ एक्टिविटीज़ वो कैसे करती हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल फिनिश गुड। अच्छा, दो चीज़ें जो मैं कह रहा था उसके अंदर यह है कि आप वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं और आप पैसे कैसे कमाएंगे। आज की जो वीडियो में एज आई सेड अर्लियर कि हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस मॉडल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जो डिफरेंस है बिटवीन कैनवस और जो कैनवस के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके और कंपोनेंट्स है उसके लिए एक अलग वीडियो है, उसके बारे में उसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड द बिजनेस मॉडल कैनवस। ठीक है, अच्छा कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स इसके जो हैं वो चार मेजर कंपोनेंट्स हैं बिजनेस मॉडल कैनवस के, जिसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले कोर स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, पार्टनरशिप नेटवर्क है और कस्टमर इंटरफेस है। क्विकली अगर हम देखें तो कोर स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, हाउ द कंपनी कम्पीट्स इन द मार्केट, कंपनी कैसे कम्पीट करेगी मार्केट के अंदर। स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, श्योरली आपके की स्ट्रेंथ्स एसेट्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या है जो आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहे हैं। देन पार्टनरशिप नेटवर्क, ये ज़ाहिर है बिजनेस आइसोलेशन में काम नहीं करता, उसके लिए उसको पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सारे जितने पार्टनर्स हैं, जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ हैं, ये सारे ऑलमोस्ट समहाउ जो है वो अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को। और जो अदर पार्टनर्स हैं जिसमें आपके जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसमें सप्लायर्स की बात की, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स की हमने बात की है। देन कस्टमर इंटरफेस, कंपनी इंटरेक्ट कैसे करेगी कस्टमर से, उनका कस्टमर से कनेक्शन कैसे होगा, हाउ वी कनेक्ट विद द कस्टमर्स। चलते हैं सबसे पहले कोर स्ट्रेटजी जो है, दैट्स अ मेन प्लान। ओवरऑल स्ट्रेटजी बिजनेस की क्या है, कोर स्ट्रेटजी के अंदर फर्दर इसके पार्ट्स हैं जो कोर स्ट्रेटजी में हम देखते हैं, वो हम देखते हैं मिशन स्टेटमेंट कि हमारा मिशन क्या है। देन उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट स्लैश मार्केट स्कोप क्या है, और थर्ड जो है वो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कोर स्ट्रेटजी के अंदर मिशन स्टेटमेंट की जब हम बात करें तो मिशन स्टेटमेंट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी अपने आप से क्वेश्चन करती है व्हाई डू वी इवन एग्जिस्ट, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारा मकसद क्या है। जैसे टोयोटा कहती है हम एग्जिस्ट करते हैं गाड़ियां बनाने के लिए। एक हेल्थ एंड वेलनेस की जो कंपनी है जो कस्टमर को हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट दे रही है तो वो कहती है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। जो लाइक एंग्रो की बात करें तो कहते हैं हम हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है हर कंपनी जो स्टार्टअप फर्म होती है तो ये मिशन स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा जाता है कि हमारे पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम बना क्यों रहे हैं, कंपनी बन क्यों रहे हैं, हमारा स्टार्टअप क्या है। ठीक है, और मिशन स्टेटमेंट के अंदर अक्सर लोग ये बड़ी गलती करते हैं, खैर ये बड़ी पुरानी बात होगी, अब लोग नहीं इसमें जिक्र करते, वो कहते हैं कि जी हमारा मकसद पैसे कमाना है। ये कभी किसी मिशन स्टेटमेंट के अंदर आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे जहाँ पे वो ये लिखा हो कि हम पैसे कमाना चाहते हैं। अगर टोयोटा लिखती है तो टोयोटा कहती है हम अपने कस्टमर को जो है ना वो कम्यूट करने के लिए बेहतर से बेहतर और अच्छी गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर फर्दर उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं कि हम उसके अंदर इनोवेशन भी लेके आते हैं, फैमिली कार होती है, सेफ्टी कार होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जिसके अंदर लेस कार्बन एमिशन है, ये अदर फैक्टर सारे उसके अंदर वो फिर उसमें ऐड करते हैं। लेकिन अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के हमारी कंपनी का एग्जिस्ट करने का मकसद क्या है, तो ये आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा जैसे एंग्रो का मिशन है कि उसने इनोवेटिव सोल्यूशन देना है एग्रीकल्चर के अंदर, फूड एंड एनर्जी, ताकि पाकिस्तान को हेल्प कर सके कि पाकिस्तान ग्रो कर सके। तो दैट्स द पर्पस ऑफ द एंग्रो। तो जब बिजनेस मॉडल जब भी कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या स्टार्टिंग जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है तो श्योरली लिखता है मेरी कंपनी का बनाने का मकसद क्या है। सेकेंड अगर हम आ जाएं प्रोडक्ट स्लैश मार्केट स्कोप, ठीक है, स्कोप की अगर हम लिटरली बात करें तो ये दायरा कार की बात करता है कि मेरे बिजनेस का दायरा कार क्या है। और अगर शुरू में बाकी वीडियोस में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं, बड़े ही
आई वुड से एग्रेसिव भी हैं, और वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ी लार्ज जो है वो बिजनेस को सेटअप करेंगे। कभी भी एडवाइसेबल नहीं होता, हमेशा एडवाइसेबल यही है कि एक आप स्पेसिफिक नीश मार्केट को लें और एक स्पेसिफिक नीश प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने उसको स्कोप को बहुत बड़ा कर दें, ठीक है। श्योरली जब स्कोप की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात आ रही है, प्रोडक्ट स्लैश सर्विस की स्कोप की बात आती है, तो अगेन सेगमेंट्स की बात आती है, जो ऑलरेडी हमने बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो आप वो भी देखते हैं कि सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत ब्रॉडर स्कोप नहीं लेके जाना, बहुत मैसेज के अंदर आपने नहीं लेके जाना। आपने अगर प्रोडक्ट या सर्विस भी स्टार्ट करनी है तो एक स्पेसिफिक नीश मार्केट से स्टार्ट करें, एक छोटी मार्केट से, और एक नीश प्रोडक्ट को लेके आप स्टार्ट करें। ये आपके लिए करना आसान होगा। यस, जब लार्ज फर्म हो जाती है, देन यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव पीपल, यू हैव नॉलेज, यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव मनी, कैपिटल। तो उस बेसिस पे आप लार्जली कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 3-4 ऑलरेडी चल रहे हैं, तो देन आप ब्रॉडर स्कोप की तरफ जाते हैं। वरना हमेशा ऐसे ही है कि एक नीश प्रोडक्ट को लें। अच्छा, अगर इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं, देखें, अगर आप मेंस एक्सेसरीज के अंदर डील करना चाहते हैं, ठीक है, और मेन एक्सेसरीज के अंदर आप कहते हैं जी मैं वॉलेट्स भी स्टार्ट करूंगा, मेंस के बैकपैक भी करूंगा, मैं बेल्ट्स भी करूंगा, मैं वॉचेस भी करूंगा। नहीं, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को ले लें। अगर मैं कहूँ लेट्स से आप वॉलेट्स को ले रहे हैं, तो सिर्फ वॉलेट्स को लेके आप स्टार्ट करें। देन इनिशियली एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप एड अप करते रहें जो अदर एक्सेसरीज हैं, और देन यू वांट टू गो टुवर्ड्स वुमेन्स एक्सेसरीज, तो आप उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन इनिशियल जो नीश प्रोडक्ट क्या है, आपने सिर्फ वॉलेट्स लेने हैं, तो फिर आप सिर्फ वॉलेट्स को लेके स्टार्ट करें। इसकी बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर अमेजोन को भी देखें तो वो इनिशियली सिर्फ ऑनलाइन बुक सेल कर रहा था, और अगर अमेजोन ये कोशिश करता कि मैं शुरू में ही जो सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स, अब हर चीज़ वो अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, कि मैं सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर जब 1994 के अंदर स्टार्ट किया था बेचना शुरू कर दूं, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत अरसे तक वो इस एक पर्टिकुलर नीच को ही, इन बुक्स को ही लेके ऑनलाइन वो सेल करता रहा। इसी तरह ज़ैपोस है, जो लेटर ऑन अगेन अमेजोन ने एक्वायर कर लिया। ज़ैपोस ने जब इनिशियली फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो ऑनलाइन सिर्फ वो जूते ही बेचते थे, शूज सेल करते थे। तो एक स्पेसिफिक नीश को आपको लेना पड़ेगा, एक स्कोप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब आप बिजनेस मॉडल के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, और कंपोनेंट्स के अंदर आप जो है वो कोर स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट और जो है वो मार्केट स्कोप आपने देखना है। जैसे खाड़ी ने शुरू में एक नीच को किया था कि उसने ट्रेडिशनल जो है वो क्लोथिंग को टारगेट किया, एंड देन उसके बाद वो फर्दर अदर जो है वो मॉडर्न क्लोथिंग के अंदर भी जो है वो मूव हो गया। तो ये एक स्पेसिफिक नीच से आपको एक स्टार्ट करना पड़ता है। जो थर्ड है कोर स्ट्रेटजी के अंदर, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, बहुत से और लोग भी किताबें, और लोग भी आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं। किताबें बेचने से याद है कि अमेजोन वाज नॉट द ओनली कि वो किताबें बेच रहा था। एट दैट टाइम देयर वर अदर कंपनीज एज वेल जो कि ऑनलाइन जो है वो बुक सेल कर रही थी। लेकिन आपने देखना है कि आपकी बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने कंपेटिटर्स से। और अगर जब डिफरेंशिएशन की बात करें तो यस, वो यूनिक डिफरेंशिएशन होती है जो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही है आपके कंपेटिटर्स के ऊपर, जो एज आपको हासिल है ओवर योर कंपेटिटर्स, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देखना है कि बाकी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं। तो जो कोर स्ट्रेटजी के अंदर हम मिशन स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोडक्ट स्लैश मार्केट स्कोप को देखते हैं, और बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन को देखते हैं। अच्छा, जो सेकंड है जो हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं, श्योरली पहले हमने कोर स्ट्रेटजी देखी, जो सेकंड है वो दैट इज द स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल रिसोर्स है। अब रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो श्योरली इसके अंदर आता है आपकी कोर कंपिटेंसी क्या है और आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्या हैं, ठीक है। जब रिसोर्सेज के अंदर कोर कंपिटेंसी की बात करेंगे, इट्स ए ह्यूज टॉपिक, बड़ा डिटेल टॉपिक है। श्योरली कोर कंपिटेंसी वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्पेशल स्ट्रेंथ है आपकी, जो यूनिक स्किल्स हैं जो आपकी कंपनी को दूसरों से बेहतर बनाती हैं, कैपेबिलिटीज प्लस रिसोर्सेज, वो कौन सी ऐसी हैं जो आपकी कंपनी को दूसरों से बेहतर बनाए। जैसे अगर हम क्रीम की बात करें या इनड्राइव की बात करें, तो जो उनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है फॉर राइड हेलिंग, ठीक है, वो उनको एक टॉप चॉइस बनाता है कि जो कस्टमर्स हैं वो उन्हीं की कंपनी को चूज करते हैं। अच्छा, कोर कंपिटेंसी के बारे में जब हम स्ट्रैटेजी के अंदर बात करते हैं बड़ी डिटेल के अंदर, तो वो बाय डेफिनेशन ऑथर कहता है कि कोर कंपिटेंसी दो चीज़ों से मिलकर बनी है। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी और दूसरी स्किल ऑफ द पीपल। जो वो स्किल उन लोगों की जो उस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं। यस, इसकी डेफिनेशन के अंदर जब हम डिटेल के अंदर जाएं
तो फिर जब डिटेल के अंदर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो वो नॉलेज की भी बात करता है। तो ये मेनली वो कहता है दो चीज़ों से मिलकर बनी है टेक्नोलॉजी एंड द स्किल ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक अगर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि टेस्को के पास ये कोर कम्पिटेंसी है, ये बरतानिया का स्टोर है और बरतानिया के अंदर दूसरा जो इसका बिगेस्ट कंपैटिटर है वो एस्डा है। इस तरह सेंसबरी भी है। लेकिन टेस्को जो स्टोर है उसके अंदर उसकी जो कोर कम्पिटेंसी है उसकी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उस सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स को यूज़ करके, और जो उस सॉफ्टवेयर को वो यूज़ कर रहे हैं जो लोग हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है। अच्छा, अब इससे वो कोर कम्पिटेंसी क्या है, कोर कम्पिटेंसी क्या अचीव करते हैं। वो कहते हैं कि टेस्को के अगर आप स्टोर पे जाएं तो कभी आपको शेल्फ्स खाली नहीं मिलेंगी। आप एस्डा पे जाएं तो यस समटाइम इट हैपन्स कि एस्डा के अंदर आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें खाली मिलेंगी। आई स्टिल रिमेंबर यूज्ड टू गो इनटू द एस्डा, और उसमें यह है कि आपको समटाइम दूध भी नहीं मिलता था और वहाँ से आपको ब्रेड भी नहीं मिल रही होती, लेकिन ये चीज़ टेस्को के अंदर नहीं है। टेस्को कहता है कि ये कोर कम्पिटेंसी हमने अपनी टेक्नोलॉजी प्लस स्किल एंड द नॉलेज ऑफ द पीपल उनकी वजह से अचीव की है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है कि आप जब भी हमारे स्टोर के अंदर जाएँ तो आपको शेल्फ्स खाली नहीं मिलेंगे। आइदर इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी की बात है या फिर आपको जो है वो जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं उसमें से कभी शॉर्टेज नहीं मिलेगी। तो ये ऑथर्स कहते हैं कि ये कोर कम्पिटेंसी टेस्को की है ओवर द एस्डा। और यस आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, मैंने खुद उसमें देखा कि यस टेस्को के अंदर जो है वो कभी भी आपको शेल्फ्स खाली नहीं मिलेंगे। तो ये वो कहते हैं जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर उनकी सोफिस्टिकेशन है और जो लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, और कंप्लीट हमारा सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स का जो कंप्लीट चैनल है जिसके थ्रू हम जो है वो रीऑर्डर लेवल कर लेते हैं और रीऑर्डर हो जाता है, और कभी के बार अब भी हमारे पास वेयर हाउस में शॉर्ट नहीं होती है, अगर शॉर्ट होती है तो उसकी उसी लिहाज से हम मंगवा लेते हैं। इन शॉर्ट कस्टमर्स को कभी भी हमारी शेल्फ्स खाली नहीं मिलती हैं। तो ये अच्छा, बाज़ कंपनीज की कोई कोर कम्पिटेंसी नहीं होती है और बाज़ कंपनीज की एक से ज़्यादा कोर कम्पिटेंसीज होती हैं, और ये काफ़ी टाइम लगता है अचीव करने के लिए। और ये ऐसी कोर कम्पिटेंसी है जो कि आपके कंपैटिटर्स उसको जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। इट्स डिफ़िकल्ट टू इमिटेट, ये कंपैटिटर इसको इमिटेट नहीं कर सकता। तो यंग के लिए अगर एक स्टार्टअप फर्म है तो वो श्योरली ये देखेगी कि हमारी स्पेशल स्ट्रेंथ क्या है जो यूनिक हमें बनाएगी अपने दूसरे कंपैटिटर से। जो सेकंड चीज़ है वो स्ट्रेटजिक एसेट्स की बात आती है। ये वो आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की, जहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यूएबल चीज़ें जो कंपनीज ऑन करती है, लाइक फैक्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी है, ब्रांड नेम। एप्पल, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एप्पल ब्रांड नेम की वजह से जो है वो अपना बिजनेस कर रही है। एंड देन जो कस्टमर का ट्रस्ट है, जो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स आते हैं। जो नेक्स्ट इसके अंदर है, अच्छा स्ट्रेटेजिक एसेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो डॉलन्स की जो फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर हैं वो उनकी कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट हैं कि वो बड़े रिलायबल जो है वो होम अप्लायंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ डॉलन्स। जो थर्ड है वो पार्टनरशिप नेटवर्क। जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि कोई भी बिजनेस आइसोलेशन के अंदर नहीं चल सकता, आपको पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। बीन इन अदर सेंस वर्किंग विद अदर्स। जब पार्टनरशिप्स की बात करती है तो श्योरली सप्लायर्स हैं, पार्टनर्स हैं एंड अदर की रिलेशंस हैं, ये हम इसमें जिक्र करते हैं। जहाँ पे हम सप्लायर्स की बात करते हैं तो जो सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनसे जो सामान ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं तो समझता हूँ कि यंग स्टार्टअप फर्म को तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। देखिए बहुत सी कंपनीज जो है ना वो लाइक इवन ऑथर्स कहते हैं कि जो लार्ज फर्म्स होती है वो बुलिंग करती हैं अपने सप्लायर्स को, बिकॉज वी आर बिग। अच्छा जी, आप इतने का देंगे तो ले लेते हैं, नहीं है तो वरना हम जो है किसी और से ले लेंगे, बिकॉज वी आर अ वेरी लार्ज कॉरपोरेशन। जबकि ऐसा नहीं है, बुलिंग से नहीं चलता है। टोयोटा यूएसए और टोयोटा इवन पाकिस्तान, टोयोटा कराची के अंदर भी वो कहते हैं कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर्स। और टोयोटा जो है वो कहता है कि वी वांट टू अचीव सप्लायर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कंपनीज कहती है ना कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहते हैं। टोयोटा कहते हैं वी वांट टू अचीव सप्लायर सेटिस्फेक्शन, कि अगर हमारे सप्लायर सेटिस्फाइड हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है, ठीक है। जो क्योंकि सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स टोयोटा को सप्लायर्स देते हैं, एक नहीं मल्टीपल सप्लायर्स हैं। तो ये है कि सप्लायर से आपको शुरू से रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए। अच्छा, जब आपके प्रोडक्ट के मल्टीपल सप्लायर हैं ना, आपके प्रोडक्ट को मल्टीपल सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो एक और एडवाइस मेरी तरफ से जो कि मैंने अपने बिजनेसेस के अंदर
जो सेटबैक हुआ कि आप एक सप्लायर ना रखें, आप मल्टीपल सप्लायर रखें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एक सप्लायर आपकी वो उस सप्लाई को फुलफ़िल नहीं कर सकता, और ये है कि जस्ट इन केस आपके सप्लायर से कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाए तो आपके पास अदर सप्लायर्स हों ताकि आपका काम ना रुके। तो मल्टीपल सप्लायर आपको लाजमी रखने चाहिए, आपके पास जाना चाहिए। हर सप्लायर की बारगेनिंग, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो तो श्योरली आप एक अच्छी बारगेन भी मिल जाती है, और ये काफ़ी आपको जो है वो एडवांटेज भी हो जाता है जब आप मल्टीपल सप्लायर्स को रखते हैं। तो सप्लायर से रिलेशनशिप आपके अच्छे होने चाहिए। सेकंड, जो पार्टनर्स की बात आती है पार्टनरशिप नेटवर्क के अंदर, तो पार्टनर्स के अंदर वो हैं जिनके साथ आप मिलके अपने बिजनेस को आगे चलाते हैं। जैसे फूड पांडा पार्टनर्स करता है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ, और ताकि वो मिलके ग्रो कर सकें और फूड पांडा जो है वो अपनी लिस्टिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को लेके आ सके। जो थर्ड है अदर की रिलेशनशिप, श्योरली इनिशियली मे बी आपको जॉइंट वेंचर करना पड़े, आपको अलायंसेस क्रिएट करना पड़े, दीज आर द अदर की नेटवर्क्स है। समटाइम किसी के साथ मिलके आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट्स लाइन को अलग अलग से सेपरेटली चला रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो सम स्टोर्स के अंदर कुछ जो गारमेंट्स वाले होते हैं उन्होंने विद इन द स्टोर अपने रैक्स जो है वो बाय किए होते हैं, एंड रैक्स के अंदर आपको एक जो सेल होती है, सेल की एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देना पड़ता है उनको, कि इतने परसेंटेज आपको मिलेंगे। रेंट के ऊपर हम नहीं बात करते, बल्कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, और ये मेरा एरिया है, ये मेरा रैक है जिसके अंदर मेरे ब्रांड्स के कपड़े जो है वो आएंगे। इस जगह को देखना, इसका ख्याल रखना, और समटाइम तो वो अपनी जगह खुद से बना लेते हैं, लेकिन यह है कि पार्टनर्स कर लेते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, इसके साथ साथ जो है जब सेल होगी तो हम उसमें आपके साथ जो है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे। इस तरह जॉइंट वेंचर है, ठीक है। जॉइंट वेंचर इज अनदर कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप जॉइंट वेंचर करते हैं डिफरेंट अदर कंपनीज के साथ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर, और इसी तरह आप अलायंसेस क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंट अदर कंपनी से। तो ये अदर की रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। जो लास्ट है जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर, दैट इज अ कस्टमर इंटरफेस। और कस्टमर इंटरफेस के अंदर जब हम बात करते हैं हाउ बिजनेस कनेक्ट्स विद द कस्टमर, आप कैसे कनेक्ट करेंगे। कैनवस के अंदर हमने चैनल्स की बात की, और चैनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, दैट इज द चैनल। बट उसके अंदर कस्टमर रिलेशनशिप भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसमें जब कस्टमर इंटरफेस की हम बात करते हैं, ठीक है, कंपनी रीच कैसे करेगी, कस्टमर तक पहुंचेगी कैसे, या उस कस्टमर को कैसे सर्व करेगी, ठीक है। अगेन इसमें टारगेट मार्केट के बारे में बात करते हैं कि आपकी टारगेट मार्केट किधर है, वो कौन से जोग्राफिकल एरिया के अंदर आती है, ठीक है, किस सेक्टर में। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो सेक्टर की बात आती है, तो कैसे आपने उस तक पहुंचना है, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट को कौन बाय करेगा। इसमें वही चीज़ आती है सेगमेंटेशन, जो कि बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर समझाई हुई है, उसके अंदर उसका जिक्र आया हुआ है। और सेगमेंट के अंदर टारगेट मार्केट क्या होती है हमने वहाँ पे उसके अंदर देखा हुआ कि आपकी टारगेट मार्केट कैसे है, कौन सी होगी, और अपने उसको सर्व कैसे करना है, ठीक है। जैसे सर्विस शूज़ है, वो टारगेट करता है स्टूडेंट्स को, ऑफिस वर्कर को, और उन फैमिलीज़ को जो अफोर्डेबल और ड्यूरेबल फुटवेयर ढूंढ रही होती हैं, देख रही होती हैं। दैट्स द टारगेट मार्केट फॉर द सर्विसेज। जो नेक्स्ट आ जाता है वो फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट है, ठीक है। हाउ प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड एंड सपोर्टेड, प्री सेल सर्विसेज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज की बात हम करते हैं, ठीक है। जहाँ पे दराज अपने प्रोडक्ट डिलीवर करता है थ्रू TCS, लेपर्ड्स, या उसका अपना ऑन डिलीवरी नेटवर्क है, ये वो सारे फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट आता है जहाँ पे आप कस्टमर इंटरफेस की बात करते हैं, ठीक है। और अगेन जब आफ्टर सेल सर्विस में कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज या सर्विस सेंटर आपके हैं कि नहीं, और वो आफ्टर सेल सर्विस आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देन लास्ट जो इस कस्टमर इंटरफेस के अंदर आता है, दैट इज़ अ प्राइसिंग स्ट्रक्चर। और प्राइसिंग स्ट्रक्चर के अंदर है कि प्राइसेस कैसे सेट होती हैं। तो हमेशा जहन में रखें जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट को प्रॉपरली कैलकुलेट करें, और उसके बाद जो है वो अपनी प्राइस सेट करें। क्योंकि बाज़ नहीं करते, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी देखा है कि जिन्होंने अपने बिजनेस की जो है वो कॉस्ट से कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि श्योरली उसके अंदर फिक्स कॉस्ट आती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। समटाइम फिक्स कॉस्ट को तो वो देखते हैं लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को नहीं देखते, और वेरिएबल कॉस्ट के बाद प्लस जो आपकी डिलीवरी आती है वो कॉस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, प्लस मार्केटिंग की कॉस्ट है जो आपने मार्केटिंग करनी है। जैसे आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बहुत है, इन है, और फेसबुक एड्स जो चलाएंगे, जो लीड्स जनरेट करेंगे, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, ये सारी कॉस्ट आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। देन आफ्टर दैट दैट्स अ प्राइसिंग स्ट्रक्चर।
और प्राइसिंग के अंदर जैसे अगर हम क्रीम की बात करें और क्रीम के अंदर देखें तो क्रीम की गो है, गो मिनी है। इसी तरह इन ड्राइव की भी अगर हम बात करें तो और उसके अंदर राइड एसी वाली राइड भी है, और जैसे क्रीम की राइड एसी गो, गो मिनी है। और बाइक वाले हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट्स के लिहाज से बनाए हुए हैं, डिफरेंट यूजर्स के लिहाज से बनाए हुए हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, और उसी लिहाज से उसकी प्राइसेस डिफरेंट है। तो ये खैर 4 कंपोनेंट्स हैं एक बिजनेस मॉडल के, जिसके अंदर अगर मैं दोबारा से रिवाइज कर लूँ तो कोर स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है, पार्टनरशिप नेटवर्क है, और चौथा जो है वो कस्टमर इंटरफेस है। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और इससे रिलेटेड कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो श्योरली बिजनेस मॉडल और बिजनेस मॉडल कैनवास के अंदर हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं इतनी डिटेल के अंदर नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी अदर वीडियोस के अंदर जो कि लिंक में मौजूद हैं उसमें मैंने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है। लेकिन हाउएवर पूरी कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर भी जो चीज़ें हैं 4 के 4 कंपोनेंट्स उनको जो है वो अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर कोई क्वेश्चन स्टिल है आप मैसेज के अंदर पूछ सकते हैं, उसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, और श्योरली उसके बारे में जो है मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनलाइज आंसर भी कर दूंगा। और अगर इफ़ आई फील इम्पोर्टेंट तो उसके बारे में एक और नई वीडियो भी बना लेंगे। अदान अफेयर एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो ही नई वीडियो आ जाएगी तो वो फ़ौरन आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आ गई है, ताकि आप मालूमाती और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।